नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं उपाधि पांडे आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के अस्पतालों में होने वाले मेडिकल टेस्ट की ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऐप विकसित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग से समन्वय स्थापित कर 1 महीने के भीतर ऐप विकसित करेगा ताकि लोगों को सुलभ एवं कैशलेस सेवाएं प्राप्त हो सके। अब लोगों को अस्पतालों में टेस्टों की फीस जमा करवाने के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ेगा तथा उन्हें गुणवत्ता पूर्वक और निर्बाध स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिलेंगी। इसके अलावा इच्छुक व्यक्ति विभिन्न अस्पतालों में नियुक्त चिकित्सकों के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी निर्धारित कर सकेंगे। वर्तमान प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग में अनेक सुधार कर रही है और तथा प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों तथा अस्पतालों में आधुनिक मशीनरी उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि लोगों को स्वास्थ्य जांच एवं इलाज के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी वर्षों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास और विस्तार पर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि व्यय करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सूबे के हर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इमरजेंसी विभाग बनाया जाएगा। ये अगले 6 महीने में सब जगह शुरू हो जाएगा और इसके लिए 38 पद स्वीकृत किए गए हैं। पैकेज के माध्यम से विशेषज्ञ व सुपर विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे और उन्होंने कहा है कि पैरामेडिकल स्टाफ, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस और डीएमई स्टाफ को अलग कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज स्टाफ को मेडिकल एजुकेशन में लाने जा रहे हैं। कहा है कि रेडियोग्राफर व लैब टेक्नीशियन को उनकी कमी को दूर करने के लिए सीटें भी बढ़ाई गई हैं। नेल चौक मेडिकल कॉलेज में आयरिस वार्षिक समारोह में प्रशिक्षु डॉक्टरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य जगत अभूतपूर्व बदलाव ला रही है, जबकि पूर्व में मेडिकल कॉलेजों में पुरानी ही मशीनों से काम चलाया जा रहा है। पूर्व जयराम सरकार ने 1,000 करोड़ के भवन बना दिए हैं जो कि बेकार पड़े हैं। अगर ये धनराशि मेडिकल टेक्नोलॉजी के उपलब्ध करवाई जाती तो स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल देश नंबर 1 होता। उन्होंने कहा कि डॉक्टर काम करना चाहते हैं लेकिन अस्पताल रेफरल बन चुके हैं। एम्स दिल्ली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एम्स में स्मार्ट लैब आई है। इनमें केवल एक सिरिंज ब्लड सैंपल से 100 टेस्ट का पता चल जाता है। इस प्रकार की तकनीक हिमाचल के मेडिकल कॉलेज में लाई जाएगी। स्मार्ट मेडिकल डायग्नोस लैब लाने के लिए 75 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और नायर चौक मेडिकल कॉलेज पुराना है, एमआईआर की मशीन तक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एमआरआई मशीन के लिए 28 करोड़ स्वीकृत किए हैं। यहाँ 2 माह में ये सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि नायर चौक मेडिकल कॉलेज की कैथ लैब के लिए 12 करोड़ स्वीकृत किया गया है। इसके लिए 9 करोड़ रुपए मिल गया है और इस मौके पर उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल, धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर व अन्य भी मौजूद रहे। आज हमने पैरा मेडिकल का स्टाफ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में कर दिया है और डीएमई स्टाफ को अलग कर दिया। सभी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के लोग हम मेडिकल एजुकेशन में लाने जा रहे हैं। अब उसमें पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में कैजुअलिटी में कोई आदमी जाता है, वह सब काम पीजी पर छोड़ देते हैं। सीनियर पीजी बेचारा कंसल्टेंट को प्रोटेक्ट करता है, वो बेचारा 24 घंटे अनिंद्रा होकर भी कार्य करता है क्योंकि उसको अपनी पीजी की डिग्री भी करनी है। तो हमने इस बार मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी की बनाने की बात कही है और उसके लिए 38 पोस्टें स्वीकृत कर दी गई है और हम वहाँ स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट लगाने जा रहे हैं, पैकेज के माध्यम से लगाने जा रहे हैं। ये भी अभी अगले 6 महीने में सब जगह हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल शुरू हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में 10 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की है कि दिवाली तक ये बसें पूरी तरह से मुफ्त चलाई जाएंगी और ये यात्रियों से कोई किराया नहीं वसूलेगी। मुख्यमंत्री ने गीता की प्राकट्य स्थली ज्योति स्तर से बस में बैठकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 2nd गेट तक की यात्रा भी की है।
यात्रा के दौरान वे बस में बैठे आम नागरिकों से मिले हैं और हाथ हिलाकर उन्होंने उनका अभिवादन भी स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री नायब अफसरी ने इस पहल को मील का पत्थर बताया है और कहा है कि ये बसें न केवल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बल्कि सूर्य ग्रहण मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान भी यात्रियों को बड़ी सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र शहर के अलावा इसके आसपास के गांवों और चारों विधानसभा क्षेत्रों में भी ये बसें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये पहल प्रदेश को जीरो प्रदूषण की दिशा में आगे ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और पर्यटन को बढ़ावा देने का ये एक साथ पहल है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को इससे काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र न केवल एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है बल्कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ गीता महोत्सव और सूर्य ग्रहण मेले के लिए आते हैं। मैं कुरुक्षेत्र के सभी लोगों को आज बहुत बधाई भी देता हूँ कि आज 10 बसें जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन मुक्त बसें हैं, आज कुरुक्षेत्र के लोगों को ये समर्पित की हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ और मैंने कहा है अधिकारियों की कि इसको दीपावली तक कोई किराया किसी का नहीं लगेगा और ये फ्री में रूट्स के ऊपर लोगों को लाने और ले जाने का काम करेंगे। और उसके बाद क्योंकि इसके 10 बसें हैं, अलग अलग रूट इसके बने हैं, हमारे लोगों को कुरुक्षेत्र के लाभ होगा, परंतु जो बाहर के हमारे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव है, चाहे सूर्य ग्रहण मेला है, उस समय के अंदर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और उन सबको बड़ा लाभ इन बसों का मिलेगा। और ये पोल्यूशन मुक्त बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं। मैं आज सभी को बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इसमें पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, सांसद अनुराग ठाकुर, वरिष्ठ नेता आरपी सिंह, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और मनजिंदर सिंह सिरसा भी शामिल हैं। भाजपा में तरन तारण में जीत के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। इन सभी स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम जल्द ही तय कर दिए जाएंगे। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को जीतना चाहती है। ये वो लोग हैं जिनके पास खुद तो कुछ काम है नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आज की वीडियो भी देखेंगे। अब दिन में मैं 10 कार्यक्रमों में जा रही हूँ, 10 रील बनेगी, 10 वीडियो बनेगी, फिर वो खोजेंगे। भाई हम तुम्हारी तरह प्रोफेशनल तो हैं, हम तो सीधे साधे लोग, जो मन में आता है वो शब्द ग्रहण कर लेते हैं। जनता के बीच के लोग हैं, जनता किसी भाषा बोलते हैं और जो बोलते हैं मन से बोलते हैं, खुले में बोलते हैं, ना किसी का डर है ना किसी का भय है और डरा भी कोई नहीं सकता। काम ईश्वर ने दिया है या आदरणीय मोदी जी ने दिया, तो काम पूरा करना मेरा काम है। दिल्ली वालों का दिल खुश हो, हमारी ये दिल्ली आगे बढ़े। जो वर्षों का रुका हुआ, अटका भटका लटका हुआ काम है हमारे इस राज्य के, वो सारे काम पूरे करें, दिल्ली को विकास की राह पे लेके जाएं, यही ध्येय है। और आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे मालूम है कि निश्चित रूप में मेरा जो लक्ष्य है इस राज्य को आगे लेके जाने का, स्वच्छ सुंदर हरा भरा विकसित बनाने का और दिल्ली के दिल की इच्छाओं को पूरा करने का, इसे निश्चित रूप में हम पूरा करेंगे। मानेसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के ठिकानों, प्रशिक्षण केंद्र और लॉन्च पैड्स को तबाह किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 41वें स्थापना दिवस पर मानेसर स्थित मुख्यालय में गृह मंत्री शाह ने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एनएसजी का 6ठा केंद्र स्थापित करने जा रही है। अमित शाह ने इस मौके पर स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर यानी एसओटीसी का शिलान्यास भी किया है। 141 करोड़ की लागत से 8 एकड़ में बनने वाला ये सेंटर एनएसजी और देशभक्ति के पुलिस बलों के आतंकवाद विरोधी दस्तों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करेगा। गृह मंत्री ने कहा है कि भारत जैसे विशाल देश में आतंकवाद से लड़ाई अकेले केंद्र सरकार नहीं लड़ सकती है। इसके लिए राज्य सरकारों, राज्य पुलिस बलों, एनएसजी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने भरोसा जताया है कि ये नया ट्रेनिंग सेंटर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को नई धार देगा।
शाह ने एनएसजी की ऐतिहासिक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन अश्वमेध, वज्र शक्ति, धांगू, अक्षरधाम हमला और मुंबई आतंकी हमले जैसे अभियानों में एनएसजी ने बहादुरी और रणनीति का परिचय दिया है। उन्होंने बताया कि देश भर में एनएसजी के 6 हब पहले से मौजूद हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू में। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनाया जाएगा जो आकस्मिक आतंकी हमलों से निपटने के लिए तैयार रहेगा। अमित शाह ने यह भी कहा है कि सरकार उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बल का छठा केंद्र स्थापित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में एनएसजी का हब बनने जा रहा है। देश के अगले अलग अलग हिस्सों में बने एनएसजी के हब किसी भी आपात स्थिति में एनएसजी को तुरंत और प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सक्षम बनाएंगे। एनएसजी की कार्यवाही का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि इससे देश को संतुष्टि मिलती है कि उसकी सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी आतंकवादी मुख्यालयों, उनके प्रशिक्षण केंद्रों और लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय रक्षा बलों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद मई में पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे और रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था, जिसमें 26 लोगों की जानें चली गई थी। एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन संघीय आकस्मिक बल है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसके ब्लैक कैट कमांडो को उच्च जोखिम वाले वीआईपी की सुरक्षा के अलावा विशिष्ट आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी अभियानों का काम सौंपा गया है। 5 मौजूदा एनएसजी केंद्र मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और गांधीनगर में स्थापित है। आने वाले दिनों में हम एनएसजी के काम में भी बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। 6 हब अब तक एनएसजी के बन चुके हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में भी बनने जा रहा है। ये 6 जगह पे एनएसजी के कमांडो 365 दिन 24 घंटा तैनात रहेंगे। उनके लिए वो सेंटर से इर्द गिर्द का एक जोन तय कर लिया जाएगा और वो स्पेशल कंपोजिट ग्रुप वो जोन पर आने वाले किसी भी अकस्मात आतंकी हमलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने सोमवार को बताया है कि जबरन वसूली के आरोप में 5 सूदखोरों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी कथित तौर पर 20% ब्याज वसूल कर रहे थे और व्यक्ति को 7 लाख रुपए का कर्ज देकर 15 लाख रुपए वसूल कर चुके थे। पुलिस के मुताबिक उन्हें रविवार को अवैध रूप से पैसे की मांग, मारपीट और भुगतान न करने पर कर्जदार के परिवार को जान से मारने की धमकी देने की शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने और उसके भाई ने 30 अगस्त 2024 को ललित, नितिन, प्रवीण, हिमांशु, संजय और 2 अन्य लोगों से 7 लाख रुपए उधार लिए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग 15 लाख रुपए 20% ब्याज दर पर लौटा दिए हैं, फिर भी सूदखोर उनसे अवैध रूप से 25 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि शिकायत के बाद शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस ने सोमवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान रोहतक के अजीत कॉलोनी के रहने वाले कृष्ण उर्फ नितिन और रोहतक के कबूलपुर गांव निवासी हिमांशु, संजय, ललित और प्रवीण के रूप में की गई है। इस मामले में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की टीम को एक व्यक्ति के द्वारा एक रिटन कंप्लेंट फाइल की गई थी और उनके द्वारा अपनी कंप्लेंट में बताया गया था कि अगस्त 2024 में करीब 5-6 लोगों से उसने 7 लाख रुपए उधार लिए थे। जो इन लोगों के द्वारा इस उधार लिए गए पैसे की एवज में 7 लाख जो उसने लिए थे उससे 15 लाख रुपए अभी तक वसूल किए जा चुके थे और फिलहाल भी उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और जबरदस्ती उसके ऊपर और दबाव बनाया जा रहा था कि वो 25 लाख रुपए इनको और पे करें। तो इसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई थी। संबंधित सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर करने के बाद कुल मिलाकर के 5 अक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट किए जो अक्यूज हैं उनमें से सबसे पहले जो अक्यूज है वो कृष्ण है और वो रोहतक के अजीत कॉलोनी का रहने वाला है। बाकी जो 4 अक्यूज हैं ये रोहतक के कबूलपुर गांव के रेजिडेंट है, जो इनकी पहचान हिमांशु, संजय, प्रवीण और ललित के रूप में हुई है। इन सभी 5 अक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है।
हरियाणा के रोहतक में एक सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई ने मंगलवार को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और कथित तौर पर दिवंगत महानिरीक्षक भाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इससे उसी जिले में कार्यरत पुलिस अधिकारी पूरन कुमार की संदिग्ध आत्महत्या के मामले में एक और पेचीदा मोड़ सामने आ गया है। एएसआई संदीप कुमार की कथित आत्महत्या पूरन कुमार की मौत को लेकर बढ़ते विवाद के बीच में आई है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई है और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। इससे पहले दिन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मृतक पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की थी और सभी दलितों के सम्मान का आह्वान किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार से तत्काल कार्यवाही करने और जिम्मेदार अधिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। पुलिस ने बताया है कि एएसआई संदीप कुमार ने रोहतक जिले में पुलिस उप महानिरीक्षक पूरन कुमार के सहयोगी व हेड कांस्टेबल सुशील कुमार की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई थी। हरियाणा पुलिस के एक पुलिसकर्मी की दूसरी आत्महत्या ने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया है। सवाल और भी ज्यादा तीखे हो चले हैं और रहस्य और भी गहरा हो गया है। हरियाणा पुलिस के एक पुलिसकर्मी की दूसरी आत्महत्या ने मामले को उलझा दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वो 2-3 दिन से डिप्रेशन में चल रहा था। शनिवार को संडे को भी शाम में मिला था और मंडे को भी सुबह मिला था, आज भी मिला था। आज 2 घंटे पहले भी था। और भाई जो भाई ने कह रहा कि हम उस सब उचित कार्रवाई हो जाए, उसने सबके मुँह में दे रहा एफआईआर लोड कर दो, हमारे न्याय दे दो। तो कदम उठाया जो तो उसने जो भी उसने अपने उसमें कह रहा कि हम तो उसके ऊपर कार्रवाई था, हमारा एफआईआर प्रशासन करो भाई। आप कह रहे डिप्रेशन में था, कभी को अपनी परेशानी बताई? उसके चेहरे से भी जल 2-3 दिन ये जो मामला था इसी से परेशान था। हाँ, जो हरियाणा में ये चल और रहा हाथ जोड़ यही निवेदन है उस पर एफआईआर लॉन्च की जाए। बस इसके बारे में जो हुई थी जो प्रेस नोट और उसने अपनी वीडियो में कह रखा है उसी तत्व है एफआईआर शुरू करेंगे खबरों का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा वितरित करने की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा से काफी पहले शुरू करके अपनी सरकार की तत्परता का प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने अमृतसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बाढ़ प्रभावित 669 व्यक्तियों को फसलों, घरों और पशुधन के नुकसान के लिए 6.70 करोड़ रुपए के चेक सौंपे हैं। मुख्यमंत्री मान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने 11 सितंबर को ये घोषणा की थी कि विशेष सर्वेक्षण के 45 दिनों के भीतर मुआवजा वितरण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये 45 दिन की समय सीमा 28 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, लेकिन उनकी सरकार ने समय से पहले ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। भगवंत मान ने पारदर्शिता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पहली बार मुआवजे का आकलन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया गया है। आज अमृतसर जिले के 669 प्रभावित व्यक्तियों को कुल 6.70 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि शेष लाभार्थियों को जल्द ही ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने अमृतसर जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत ब्यौरा भी दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार से कैबिनेट मंत्री शेष जिलों में मुआवजा वितरण शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य भर के 2508 गाँव में फसल क्षति का आकलन करने के लिए एक विशेष सर्वेक्षण किया गया था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी किसान के साथ अन्याय न हो। आपत्तियां भी मांगी गई थी और मान ने कहा है कि इन 2508 गाँवों में 825 गाँव में आपत्तियों का समाधान किया जा चुका है। 20 प्रभावित जिलों के लिए अपेक्षित धनराशि को भी स्वीकृत कर दिया गया है। कालानौर गुरदासपुर रोड पर अड्डा नंडावाली के पास से कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की पायलट गाड़ी और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के बीच भयानक टक्कर हो गई है, जिसमें दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस हादसे में पायलट गाड़ी में सवार 3 पुलिस वाले और स्विफ्ट कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस 108 के जरिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कालानौर में भर्ती किया गया है। इस काफिले में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह के अलावा डीसी दलविंदरजीत सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे।
मिली जानकारी के अनुसार स्विफ्ट गाड़ी कालानौर से गुरदासपुर की ओर जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह और उनकी पायलट गाड़ी बाढ़ से प्रभावित किसानों को चेक बांटने के लिए डेरा बाबा नानक जा रहे थे। तभी पुलिस पायलट की गाड़ी और स्विफ्ट के बीच ये जोरदार टक्कर हो गई है और दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ईटीओ ने खुद भी पुलिस की मदद की है। ईटीओ ने बताया कि पायलट गाड़ी में सवार करीब 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बड़ी मुश्किल से हादसाग्रस्त गाड़ी से निकालकर इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं दूसरी गाड़ी के ड्राइवर समेत 3 और लोग जख्मी हो गए। पंजाब के लुधियाना जिले का एक कृषि प्रधान गांव नूरपुर बेट सालों से पराली नहीं जला रहा है। वो स्मार्ट सीडर और स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम से लैस कार्बाइन हार्वेस्टर से पराली का प्रबंधन करते हैं। मंगलवार को कृषि मंत्री शिवराज चौहान गांव पहुंचे हैं और पराली प्रबंधन की सराहना भी की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लुधियाना का नूरपुर बेट गांव एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ वर्षों से पराली नहीं जलाई गई है। यहाँ के किसान स्मार्ट सीडर और SMS से लैस कार्बाइन की मदद से पराली का प्रबंधन करते हैं। ये मशीनें चलती हैं तो पराली जलने के बजाय वो इसे पूरे खेत में समान रूप से फैला देते हैं। इससे खेत तुरंत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। पराली जलाने या जमीन जोतने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के साथ गांव में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी शामिल थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों ने बताया है कि उपज में कोई कमी नहीं आई है बल्कि बढ़ी है। अगर लगातार 2 सालों तक पराली का इस तरह प्रबंधन किया जाए तो वो मिट्टी में मिलकर नाइट्रोजन में बदल जाती है, जिससे यूरिया की ज़रूरत भी कम हो जाती है, मिट्टी की सेहत सुधरती है और खेत में उर्वरता बढ़ती है। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों और बहनों से अपील करता हूँ कि पराली ना जलाएं, उसका प्रबंधन करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नूरपुर से प्रेरित होकर मैं भी अपने खेतों में सीधी बुआई करने की कोशिश करूँगा। लगभग 2017 से इनने ये प्रैक्टिस शुरू की है कि हम पराली का प्रबंधन कैसे करें। अभी हम स्मार्ट सीडर पर खड़े हैं। आपने थोड़ी देर पहले देखी होगी कि बिट्टू जी, मैं और DGICR इस पर खड़े रह के ये डायरेक्ट सीडिंग देख रहे थे। अभी कंबाइन आपने चलते हुए देखा। इस कंबाइन को चलाने के बाद पराली का बड़ा हिस्सा खेत में ही बिखर जाता, फैल जाता है, बीच में इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि उसमें SMS सिस्टम लगा हुआ है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, खेत तैयार। आप मुझे किसान भाइयों ने बताया कि कमी तो हुई नहीं, वो पैसा अलग बचा, लेकिन उत्पादन बढ़ा ही है, घटा नहीं है। लेकिन दूसरा फायदा 2 साल बाद अगर आप ऐसी पराली का प्रबंधन करते हैं, खेत में मिलाते हैं और बोनी करते हैं। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।